ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले रिसोर्स संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करें वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, बहुत से खनिज पदार्थ हैं, पर वो जब तक संसाधन नहीं कहलाएंगे जब तक वो किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हो। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। आमतौर पर संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले देखो, उपयोग की निरंतरता अथवा अंतिमता के आधार पर। इसमें देखो, नवीनीकरण अथवा असमाप्य, ऐसे संसाधन जो खत्म ही नहीं होंगे कभी, वो क्या कहलाएंगे? नवीनीकरण, अर्थात जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, वो तुरंत हमें मिल रहा है। जैसे हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये भी एक संसाधन के प्रकार हैं। दूसरे हैं नवीनीकरण अयोग्य, अर्थात जो दोबारा से नहीं बनते हों या बनने में हजारों वर्ष लग जाएं, अथवा समाप्य संसाधन, अर्थात वो समाप्त होने वाले। फिर चक्रीय संसाधन, जैसे कोई हमें संसाधन चक्र के रूप में मिल रहा हो। फिर देखो, उद्भव के आधार पर। जैविक संसाधन, जिसमें जीव का अवशेष हो, वो क्या कहलाएंगे? जैविक। दूसरे हैं अजैविक संसाधन। संसाधनों के वर्गीकरण की ये तालिका दे रखी, इसमें देखें हम उपयोग की निरंतरता के आधार पर कौन से हैं। नवीनीकरण योग्य अथवा असमाप्य संसाधन, नवीनीकरण अयोग्य अर्थात अनवीनीकरण। फिर है चक्रीय, फिर उद्भव के आधार पर जैविक और अजैविक। उद्देश्य अथवा उपयोगिता के आधार पर। उद्देश्य में देखो, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। अब इसमें फिर देखो, ऊर्जा संसाधनों में समाप्य संसाधन, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, आणविक खनिज, अर्थात ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। असमाप्य में देखो, पवन हो गया, प्रवाहित जल हो गया, ज्वारीय शक्ति, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब। फिर कच्चे माल में देखो कौन से आते हैं, ये भी 3 भागों में बांटे गए। खनिज, वनस्पति, पशु एवं जीव जंतु। खनिज में देखो, लोहा अयस्क हो गया, अलोहा अयस्क हो गया, मिश्रित धातुएं हो गई, बहुमूल्य धातुएं, उर्वरक, चूना पत्थर, चिक्का पत्थर, ये सब। फिर वनस्पति में लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, गोंद, रेजिन, रबड़, तेल, बीज, छाले, ये सब किस में आएंगे? वनस्पति में। कृषिगत में कौन से हैं? रेशेदार उत्पाद, रबड़, तिलहन, तंबाकू, गन्ना, फूल, ये सब। पशु एवं जीव जंतुओं को फिर 2 भागों में बांटा गया, जंगली और सामुद्रिक। फिर है पालतू। जंगली और सामुद्रिक में देखो, खालें, समूर, सींग, हाथी दांत, तेल, ये सब कहाँ है? जंगल से मिलने वाली है या समुद्र से मिलने वाली, मोती, ये सब। फिर पालतू में देखो, ऊन, बाल, खाल, फर, रेशम। फिर देखो, खाद्य पदार्थ में कौन से हैं? खनिज हो गया, वनस्पति, पशु एवं जीव जंतु। खनिजों को फिर भागों में बांटा, 2 में, प्राकृतिक और कृषिगत। जंगली फल, कंदमूल, पत्तियाँ, ये सब। फिर खाद्यान्न, कृषिगत में खाद्यान्न हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल, तिलहन, ये सब। पशु एवं जीव जंतु, मांस, दूध पदार्थ, अंडे, ये सब किस में आएंगे? पशुओं वाले में। फिर देखो, उपयोग की निरंतरता अथवा अंतिमता पर आधारित संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखो, नवीनीकरण योग्य अथवा असमाप्य संसाधन, इसके बारे में देखो। ये वे संसाधन होते हैं जिनका दोहन के साथ साथ नवीनीकरण अर्थात पुनः उत्पादन होता रहता है। उदाहरण, यदि जितने वृक्ष काट दिए जाएं उससे उतने ही दोबारा लगा दिए जाएं तो वन संसाधनों का नवीनीकरण हो जाएगा। ये निरंतर उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी कारण इन्हें असमाप्य संसाधन कहा जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मनुष्य समाप्य अथवा नवीनीकरण योग्य संसाधनों के अन्य उदाहरण हैं। फिर देखो, सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का अजेय और अक्षय स्रोत है। यह सभी ऊर्जाओं का चरम स्रोत है। उपयुक्त तकनीक द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म को समाप्त होने से बचा सकते हैं। सौर ऊर्जा की प्राप्ति किसी स्थान की स्थिति, उच्चावच, वायुमंडलीय दशाओं पर निर्भर करती है। अर्थात सूर्य का प्रकाश कहाँ आएगा? जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है? सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आएगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, सूर्य का प्रकाश क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फिर वायु प्राणों का क्या है? आधार है। वायु एक असमाप्य संसाधन है। ऊर्जा के संसाधनों के रूप में वायु का उपयोग अनुकूल दशाओं और उचित तकनीक उपलब्ध होने पर ही किया जाता है। फिर जल,
जीवन के लिए वायु के बाद सबसे प्रमुख स्थान किसका है? जल का है। प्राकृतिक रूप से जल हमें वर्षा, हिम, भूमि के नीचे से प्राप्त होता है। प्रयोग से जल नष्ट नहीं होता, अतः यह एक असमाप्य किंतु चक्रीय संसाधन है। अर्थात समुद्र में से भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, फिर बादलों से फिर बारिश होती है, बारिश से फिर पानी समुद्र में जाता है, अर्थात एक चक्कर के रूप में। फिर वनस्पति, वनस्पति प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति हमें ईंधन, इमारती लकड़ी, भोजन, औद्योगिक कच्चा माल, जड़ी बूटियाँ ये सब मिलते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु को प्रभावित करते हैं वन, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, मृदा अपरदन को भी रोकते हैं वन। यद्यपि वनस्पति नवीनीकरण योग्य संसाधन है, किंतु इसकी अंधाधुंध कटाई करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी। फिर मृदा, मिट्टी विभिन्न प्रकार के प्राणियों के भोजन का आधार है। इस प्रकार जैवमंडल में पाए जाने वाले सभी संसाधनों में मृदा सबसे महत्वपूर्ण है। बेशक मृदा एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, किंतु पिछले कुछ सालों में विश्व के विभिन्न इलाकों में मृदा के अतिशोषण से मृदा अपरदन की समस्या और मृदा की उर्वरता के ह्रास की समस्या उभर कर सामने आई है। फिर कृषि उपजें कौन सी हैं? भोजन, अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करता आ रहे हैं। फिर मनुष्य, ऊर्जा, दक्षता तथा बुद्धि विभव का भंडार होने के कारण मनुष्य न केवल एक महान संसाधन है, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के सहयोग में वह संसाधनों का निर्माण भी करता है। फिर दूसरा आता है आपका नवीनीकरण योग्य, अयोग्य अथवा समाप्य संसाधन, कि जिनका अनवीनीकरण संसाधन। कुछ संसाधनों की रचना प्रकृति के हजारों वर्ष लग जाते हैं होने में, क्योंकि उनके निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। अतः एक बार इसके प्रयोग के बाद इसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। लोहा केवल प्राकृतिक गैस, खनिज तेल तथा अन्य खनिज ऐसे ही पदार्थ हैं। तीव्रता के साथ दोहन करने से इनके भंडार क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। इसलिए इन्हें समाप्य अथवा अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। विकसित तकनीकों के बलबूते पर तेजी से हो रहे खनन के कारण आज दुनिया भर में खनिज समाप्त हो रहे हैं, खाने खाली, और इसलिए खनन व्यवसाय को लुटेरा उपयोग कहा जाता है। शक्ति के संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले खनिजों में कोयले का निर्माण, वनस्पति तथा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का निर्माण समुद्री जीव जंतुओं पर होने वाले भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा हुआ है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लगा है, लेकिन जिस गति से इनका दोहन हो रहा है उसे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। अतः जरूरी है कि खनिज संसाधनों का मितव्यता से उपयोग किया जाए। फिर देखो तीसरा, चक्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके प्रयोग के बाद शुद्ध करके बार बार प्रयोग में लाए जाए, वो क्या कहलाएंगे? चक्रीय संसाधन। इसमें इन संसाधनों का उपयोग लगातार होता रहता है। उदाहरण, जल का घरेलू कामों का औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के बाद उसे उपचारित करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। इस दृष्टि से लोहा तथा अन्य कई धातुएं चक्रीय संसाधन है। लोहे की पुरानी और टूटी फूटी वस्तुओं से बड़ी मात्रा में कबाड़ लोहा प्राप्त होता है। इसे गलाकर कई प्रकार की वस्तुएं नई बना देते हैं। अर्थात जो हमें चक्कर से, जैसे लोहा टूट गया, हमने वापस दे दिया, फिर वो गल के कोई नई चीज़ बन के आ गई। तो देखो इसमें पहला कौन सा है? नवीनीकरण, जो हमें दोबारा मिल जाए, तुरंत ही मिल जाए, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गई। दूसरा अनवीनीकरण, अर्थात हमें दोबारा ना मिल सके, मिले तो हजारों, जिनके बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और तीसरा चक्रीय संसाधन, जो एक चक्कर के रूप में हमें प्राप्त होते रहते हैं। आधुनिक भोग्यवादी जीवन शैली की देन ठोस कचरा एक नए संसाधन के रूप में हमारे सामने आया। फिर उद्भव पर आधारित संसाधनों का वर्गीकरण, इसमें देखो जैविक अथवा कार्बनिक संसाधन। जैविक संसाधन पृथ्वी के जैवमंडल से प्राप्त होते हैं। गिल्सबर्ग के अनुसार जैविक संसाधनों में जीवन युक्त प्रकृति प्रदत्त तत्वों को लिया जाता है। पशु, पक्षी, वन उत्पाद, फलें जैविक संसाधनों के उदाहरण हैं। कोयला, खनिज तेल जीवाश्म के गलने सड़ने से बनते थे, इन्हें भी हम किस में लेंगे? जैविक संसाधनों में। इस प्रकार कुछ जैविक संसाधन जैसे पशु, वन इत्यादि नवीनीकरण योग्य होते हैं, परंतु कुछ है जैसे जैविक संसाधन कोयला हो गए, ये सब किस में आएंगे? अनवीनीकरण में। फिर वन, प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों को आवरण को क्या कहते हैं हम? वन। मनुष्य चिरकाल से जीविकोपार्जन पर के लिए वनों पर निर्भर रहा, अतः ऑक्सीजन निर्माण करने वाले प्राकृतिक कारखाने कहा गया है इन्हें, वनों को।
वन पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्ता माने जाते हैं ये। लेकिन लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का पर कुप्रभाव पड़ रहे हैं, वन प्राणियों, फिर पालतू पशु, ये सब। फिर है अजैविक अथवा अकार्बनिक संसाधन। सभी निर्जीव वस्तुओं को किस में आ जाएंगे, जिसमें जीव नहीं है, वो अजैविक संसाधनों में। धरातल, भूमि, मिट्टी, वायु, खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब किस में आएंगे, अजैविक में। जिनका न तो पुनर्जन्म संभव है, न ही प्रतिस्थापन, न ही नवीनीकरण है ये। जैसे कुछ पदार्थ हो गए, कुछ जैविक संसाधन है समाप्य होते हैं, इनका नवीनीकरण भी होता रहता है, जैसे वायु, मृदा इत्यादि। भूमि, जल तथा लोहा इत्यादि विश्व में अजैविक संसाधनों के वितरण असमान है। उदाहरण के लिए लोहा, एल्यूमिनियम विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि सोना, चांदी छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर मानव और पर्वतों का संबंध कैसा था, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर प्राकृतिक वनस्पति कैसी रही वहाँ पे, खनिज संपदा के भंडार, नदियों के उद्गम स्थल हैं ये, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी है, स्वास्थ्यवर्धक जगह हैं। थैंक यू।